नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान का, वो है संविधान की प्रस्तावना, प्रेमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हम जिसको बोलते हैं उद्देशिका। जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के विचारों को जानने की एक कुंजी है, एक चाबी है। यदि हम संविधान की बुनियादी बातों को समझना चाहते हैं साथियों, बेसिक्स को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। और प्रस्तावना, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग लगी हुई है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तावना का जो हमारे संविधान में तैयार किया गया था साथियों, वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। और भारत के लोग भारत को क्या देना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, संविधान को अंगीकृत करने की डेट क्या है, इस सभी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इतनी बड़ी प्रस्तावना को हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, तोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रस्तावना से हमें क्या पता लगता है कि जो भारत के संविधान का जो सोर्स है, जो संविधान को बनाया जा रहा है, वो क्या है साथियों, हम भारत के लोग हैं। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो संविधान सभा थी या संविधान का जो निर्माण हुआ वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस के आधार पर हुआ और इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर ही भारत में एक संविधान सभा गठित की गई। तो इस प्रकार जो स्रोत है वो संविधान की प्रस्तावना का हम भारत के लोग हैं। तो भारत को क्या देना चाह रहे हैं, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन जिसको हम बोलते हैं, इसका जो मीनिंग है साथियों वो ये है कि भारत जो अपने विदेशी निर्णय लेगा वो किसी भी राज्य की दबाव में रह करके उन निर्णयों को नहीं लेगा, यानी कि अपनी विदेश नीति भारत स्वतंत्र रूप से चला सकता है। दूसरा हम देखते हैं समाजवादी यानी कि सोशलिज्म जिसको हम बोलते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड नहीं था साथियों, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया था। समाजवादी वर्ड जो आपका एक इकोनॉमिक टर्म है, जिसका अर्थ है साथियों कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि वो क्या करेगी, जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगी, उस पर ध्यान देगी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म जिसको हम बोलते हैं साथियों। तो सेकुलरिज्म का मतलब एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है साथियों, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता। मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना में ये शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया था। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है साथियों कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी विशेष धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, वो सभी धर्मों को क्या करेगी साथियों, सभी धर्मों को बराबर सम्मान, बराबर आदर क्या प्रदान करेगी। तो पंथ निरपेक्षता ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्रात्मक, और एक शब्द और होगा गणराज्य, यानी कि आप सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो यहीं पर हम उसको काउंट कर लेते हैं कि जो भारत में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे साथियों, वो कौन होंगे, जो जनता द्वारा चुने गए लोग होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है, गणराज्य यानी कि भारत का जो मुखिया होगा वो कौन होगा साथियों, वो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनका जो पद होगा वो वंशानुगत पद ना होकर के क्या होगा साथियों, एक निर्वाचित पद होगा। क्या होगा साथियों, एक निर्वाचित पद होगा। यानी कि 5 साल में जनरली हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अलग ही हमें भारत के राष्ट्रपति के रूप में
चयनित दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये तो मिला भारत को, और अब हम पढ़ते हैं क्या, नागरिकों को। तो नागरिकों को हमें प्रदान किए गए हैं न्याय, और न्याय की संख्या है साथियों 3, जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यानी कि सोशल जस्टिस साथियों की समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक यानी कि आपको जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे उनका समान बंटवारा सरकार करने का प्रयास करेगी, और साथ ही साथ राजनीतिक राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को चुनावों में भाग लेने का अधिकार होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप जिस क्रम में हमने लिखी हुई है आप इसी क्रम में इनको याद रखें। स्वतंत्रता आपकी होंगी 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार और अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को कहना, अभिव्यक्ति यानी कि किसी भी माध्यम से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना। साथ ही साथ साथियों विश्वास, धर्म और उपासना जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का एक पार्ट है। प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट में ये प्रोवाइड किया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने मनचाहे धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने का और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा। चलिए साथियों, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है, आस्था और विश्वास का विषय है। यदि मैं चाहूँ तो मैं सुबह मंदिर जाऊं, मैं यदि ना चाहूं तो मंदिर ना जाऊं। चलिए समता देखते हैं, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी की बराबर समानता होगी। चलिए साथियों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रस्तावना में हमें पढ़ने चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द लिया है साथियों वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्र की अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अब कुछ देखते हैं डेट। एक तो साथियों आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949 की डेट, और इस डेट को हमने संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से पता चलता है कि हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 केस लॉ के माध्यम से हम प्रस्तावना को समझते हैं। सबसे पहले एक केस साथियों आया जिसका नाम आपको याद रखना है इन री बेरू बारी का मामला, और इन री बेरू बारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में ये डिसाइड किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है। प्रस्तावना जो है साथियों वो भारत के संविधान का एक पार्ट है, और इसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव या संशोधन भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं साथियों। संविधान की जो प्रस्तावना का स्वरूप है वो हमने अमेरिका से लिया है साथियों, जबकि इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को संविधान की जनरली आत्मा कहा जाता है, जबकि BR अम्बेडकर जी ने इसको आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। साथ ही साथ आप एक फैक्ट याद रखें, KM मुंशी जी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। यह प्रश्न आपका PCS और SSC दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक फैक्ट जो आपको याद रखना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस सुब्बा राव ने गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में साथियों ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान के विचारकों को जानने की कुंजी है, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कि जो हमारे संविधान निर्माता हमारे देश को देना चाहते थे वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। चलिए साथियों मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।